तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो है 200 साल तक एक्सप्लॉयटेशन किया था, यानी कि हमें जो है गुलाम बना करके हमारे साथ बहुत सारे अत्याचार और अन्याय किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें जब वो छोड़ करके गया, यानी कि जब हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद से हमारे कंट्री ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की क्या क्या स्टेप्स रही थी, हमारे कंट्री के जो टूटे फूटे फ्रेजाइल वाले इकोनॉमी को जो है कैसे जो है हमारे कंट्री ने डेवलप करने की कोशिश की। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1958 से लेकर के 1990 तक हमको जो है डिस्कस करना है कि इसमें जो है हमारा कंट्री क्या क्या स्टेप्स ले रहा था अपनी ग्रोथ के लिए। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 India inherited a high underdeveloped and fragile economy from the British। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1947 में हम लोग जो है हाईली अंडर डेवलप थे, यानी कि जब हमें उन लोग छोड़ करके गए तो हमारी स्थिति ऐसी थी और टूटी फूटी इकोनॉमी थी। ये सब किसकी देन थी? ब्रिटिशर्स की देन थी। द कंट्री फेस्ड टू ऑलमोस्ट 200 ईयर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। किसी कंट्री ने हमें जो है रूल किया और 200 साल तक रूल किया, और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी एक इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट हो गई थी, यानी कि नो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ हो गई थी। हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। हम पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। लैक बेसिक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जो है लैकिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या चीज की कमी थी? हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, क्योंकि ग्रो होने ही नहीं दिए उन लोगों ने। लो इन लिटरेसी एंड स्किल, और हमारी कंट्री जो है लो थी, लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी, और हमारे कंट्री के लोगों के स्किल्स भी बहुत कम थे, क्योंकि बस वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए अपने आप को, और वो पूरा एंगेज थे। 72% लोग हैं एंगेज थे किसमें? आपके एग्रीकल्चर में। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीजें जब हो गई हमारे साथ, जो भी बीता, चलिए ये तो बात है, जो बीत जाता है उसे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे जो है कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे कंट्री को रिवाइव करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए हमारे नेशन को गवर्नमेंट नीडेड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो गवर्नमेंट ने जो है एक प्लान बनाया, एक स्ट्रक्चर्ड जो है अप्रोच बनाया। इंडिया एडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग, और इंडिया ने जो है अडॉप्ट किया इकोनॉमिक प्लानिंग। किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग की जाती है। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन जो होता है प्लानिंग है। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग बनाए एज अ टूल फॉर डेवलपमेंट। एक टूल बनाया, प्लान बनाया, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री को जो टूटी फूटी, जो फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, उसको क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। The Planning Commission was established on 15 August 1950। आजादी के जस्ट 3 साल बाद 15 मार्च को जो है आपका 1950 में क्या कर लिया गया? प्लानिंग कमीशन बना लिया गया, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके देख रेख में जो है क्या कर लिया गया था? इनके चेयरमैनशिप में जो है प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 15 मार्च 1950। फॉर्मुलेट 5-ईयर प्लान एम्ड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है एम था, यानी कि हम क्या करना चाह रहे थे, सारे सोसाइटी को देखते हुए, इकोनॉमिक सोसाइटी भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी बहुत पिछड़ चुकी थी। हमारा जो कंट्री था पूरा वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखेंगे तो सारे लोगों से हम पीछे चल रहे थे। तो हमको साथ ही साथ हमारे सोसाइटी को और इकोनॉमिक दोनों को एक साथ डेवलप करना था। तो प्लानिंग कमीशन में क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या प्लानिंग थी, वो सारी चीजें जो हैं आप डिस्कस करेंगे। आपका ये चैप्टर पूरा डिस्कशन उसी पे रहेगा। चलिए एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो हमें क्या जरूरत थी, क्या मेन रीजन था, बताइए। पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द यूएसए। क्या यूएसए हमको फोर्स कर रहा था टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन जब डिमांड ज्यादा होती है तब कंट्रोल किया जाता है।
टू रिबिल्ड द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अभी जितना भी मैंने आपको समझाया है इसमें आंसर भी यही लिखा हुआ है, टू रिबिल्ड द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। हमारी कंट्री जो है अंडर डेवलप थी और इसको रीबिल्ड करने के लिए जो है हमने क्या किया, इसको रीबिल्ड करने के लिए जो है हमने 5 ईयर प्लानिंग बनाई है, यानी कि प्लानिंग कमीशन बैठाया 15 मार्च 1990 को, 1950 को। चलिए उसके बाद जो है आपको यहां से समझना है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये पढ़ाया है, हमारे पास कोई भी कैपिटल नहीं बचा था, कोई भी सेविंग नहीं थी, उन लोग जो है हमें ऐसे हालत में छोड़ के गए थे। तो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल प्रॉब्लम आ रही थी इकोनॉमी की, वो सबसे ज्यादा दर्दनाक और सबसे ज्यादा मुश्किल डिसीजन लेने वाली बात ये थी कि हमारे कंट्री में हम कैसे प्लान करेंगे, क्या सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। देखिए इकोनॉमिक स्टडी, हाउ मच एलोकेट स्केयर रिसोर्सेस एफिशिएंटली। अब हमारे कंट्री में तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे, ना एजुकेशन अच्छा था, ना हेल्थ केयर अच्छा था, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, ना ही आप अगर देखेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज उतनी अच्छी थी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये था, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था, कौन से इंडस्ट्री को पहले ग्रो किया जाए, क्योंकि हमारे पास जो है रिसोर्सेज बहुत कम थी और हमको काम बहुत सारी चीजों में करना था, हमारे कंट्री को सारी चीजों में डेवलपमेंट चाहिए था। तो हम कैसे प्लान करेंगे, इतने सारी चीजों को हम कैसे फेस करेंगे, यह सारी चीजें जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर आपको समझना होगा। लेकिन कभी भी प्लानिंग तब की जाती है जब प्रॉब्लम मालूम हो, और प्रॉब्लम जब मालूम होगा उसका सोल्यूशन भी अच्छे से बनाया जाता है। देखिए एवरी इकोनॉमिक फेसेस 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई भी इकोनॉमी हो, यानी कि कोई भी अगर कंट्री है, तो ये 3 बेसिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये पूछा जा सकता है। तो आपको बताने हैं 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं आपको बोलता हूं ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी कंट्री में क्यों पूछा जाता है, आप इसे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपको जो है इसे लिखना भी होगा, इसे लिखना भी होगा, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्यों लिमिटेड रिसोर्सेज force a nation to decide what goods and services to produce and what quantity. For example, country should invest in producing foods or weapons. क्योंकि देखो हमारी कंट्री जब आजाद हुई थी तो फिर से कोई हमारे कंट्री पे रूल करने ना आ जाए, तो हम ये दुविधा में पड़ गए थे कि हम फूड में इन्वेस्ट करें या वेपन्स में करें। वेपन्स में इसलिए करने का जो है एक क्वेश्चन मार्क आ रहा था क्योंकि कोई दूसरा जो है हमारे कंट्री पे रूल करने ना आ जाए। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा था कि हम फूड्स पे क्या करें, फूड्स उगाने में जो है पैसे खर्चे करें, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है या तो फूड्स उगाने में हम लोग को इन्वेस्ट करना है या वेपन्स में ज्यादा ध्यान देना है। अभी तो आपको मालूम है हमारा कंट्री कितना आगे बढ़ चुका है। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स का मतलब होता है पैसे की कमी, और उस पैसे कमी को देखते हुए हमारे कंट्री को डिसीजन लेना था कि हमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए, चूजिंग बिटवीन द लेबर इंसेंटिव मेथड, ठीक है, इंटेंसिव मेथड लेबर से, यानी कि लेबर लोगों का यूज करके जो है लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करना है, जिससे मोर एम्प्लॉयमेंट में यानी कि लोगों को काम भी मिलेगा, और कैपिटल इंटेंसिव मेथड यानी कि मशीन्स का यूज करके, मोर मशीन्स, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करके क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शुड वी बिल्ड अ रोड बाय यूजिंग द मैनुअल लेबर्स, यानी कि लेबर का यूज करके हम रोड बनाएं या मशीन्स का यूज करके रोड बनाएं, ये क्वेश्चन मार्क आ गया था। क्योंकि देखिए आपको यहां पे समझना है, क्वेश्चन है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। 2 मेथड होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो लोगों को काम जरूर मिलेगा, लेकिन हमें जो है बहुत ज्यादा ही पैसे देने पड़ेंगे, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो हमें जो है मशीनरी खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे इंडियन गवर्नमेंट को इसमें भी आ रहा था, ठीक है। ये सारी बात कब की है, जब हम आजाद हुए, उसके बाद जब प्लानिंग की जा रही है तब की बातें हैं ये। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। अब गवर्नमेंट ये भी सोच रही है भाई बनाए तो बनाए किसके लिए।
हाउ द आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पॉपुलेशन, कैसे जो है जो भी आप बना रहे हो उसको कैसे हमारे पॉपुलेशन में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, क्या फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा टू और ओनली टू द नीडी। ओनली टू द नीडी का मतलब है क्या एजुकेशन सबको जो है फ्री में प्रोवाइड करेंगे या उनको ही एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करेंगे जिनको ज्यादा जरूरत है। ये क्वेश्चन भी जो है एक क्वेश्चन मार्क आ गया था। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है, नीडी के लिए या सारे लोगों के लिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलिए आपका क्वेश्चन जो है मेरा एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए यहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not a central problem of an economy, इसमें से जो है कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है। तो बोलोगे सर आंसर तो दिख रहा है। आंसर दिखा मैं इसलिए रहा हूं बेटा क्योंकि मैंने आपको समझाया, मेरे को मालूम है आपको ये चीज पता है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको देता तो भी आप बना लेते। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तब बनाने की कोशिश करना। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ये तो मैं आपको बता रहा हूं सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ के चलनी है, बहुत अच्छे से समझ के चलनी है। देखिए, डिफरेंट कंट्री ऑर्गेनाइजेस देयर इकोनॉमिक इन डिफरेंट वे। थ्री मेजर टाइप्स ऑफ, अपन को देखना है थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए कोई भी कंट्री जो है तीन इकोनॉमी के टाइप्स हैं, तीन इकोनॉमी के टाइप है। वो तीन इकोनॉमी के टाइप में जो है कोई भी कंट्री होता है। कोई भी कंट्री ये तीन टाइप के इकोनॉमी में ही होता है, चाहे आप देश में कोई भी कंट्री ढूंढ लो। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है समझो, ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जब कभी भी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे काम, सारे डिसीजन जो है कौन लेता है, प्राइवेट ओनरशिप यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स। वो सारे डिसीजन उन लोग लेते हैं, पूरे पैसे, पूरे उनके सारी चीजें, उनकी डिसीजन कंट्रोल सारी चीजें उनके ऊपर रहता है। मार्केट डिटरमाइन प्रोडक्शन एंड प्राइजेस, और मार्केट क्या करता है, डिटरमाइन करता है प्रोडक्शन एंड प्राइजेस। आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा है। देखिए पूरा प्राइवेट इंडिविजुअल रहेगा जो कंट्रोल करेगा रिसोर्सेज को, पूरा उसके ऊपर है डिसीजन मेकिंग पावर। और मार्केट क्या डिटरमाइन करता है, प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। तो जब कभी भी आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलोगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब यही याद रखना है, कैपिटलिस्ट का मतलब प्राइवेट, कैपिटलिस्ट का मतलब प्राइवेट ओनरशिप होती है। और मार्केट जो है डिटरमाइन कैसे होता है, प्रोडक्शन एंड प्राइसेस से। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन जो है इसमें कीवर्ड आपको याद रखना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, वो होता है प्रॉफिट कमाना। और यूएसए और यूके जो है आपका अगर देखोगे तो ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। चलिए उसके बाद हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को जानते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सोशल यानी कि जो पब्लिक के लिए हो, पब्लिक के लिए हो। और पब्लिक का मतलब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट। स्टेट ओन्स एंड कंट्रोल ऑल रिसोर्सेज। स्टेट्स या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो पूरा क्या करेगा, अपने पास कंट्रोल रखेगा। सेंट्रल प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और सेंट्रल प्लानिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लेगा। पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। और उनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट नहीं कमाना, लोगों की भलाई करना, लोगों की भलाई करना। सोशल वेलफेयर इनका मेन मोटिव होता है। और अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मर यूएसएसआर का मतलब पहले, ये जो सोवियत नेशन है आपका, अगर मैं बताऊं रशिया को जो है पहले क्या बोला जाता था, यूएसएसआर बोला जाता था। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी पहले वो थी। अगर हम बात करें इंडिया कहाँ है सर, इंडिया कहाँ है, इंडिया तो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो कुछ बातें हमने यहां से चुराई, कुछ अच्छी बातें हमने यहां से चुराई, कुछ अच्छी बातें यहां से चुराई, कुछ गंदी बातें यहां की छोड़ दी, कुछ गंदी बातें यहां की छोड़ दी। अच्छी बातें चुरा के, अच्छी बातें चुरा के हमने बना लिया मिक्स्ड इकोनॉमी, हमने बना लिया मिक्स्ड इकोनॉमी। और यहाँ पे इसको जब बोलोगे तो आपको मालूम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। और सोशल इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, सेंट्रल प्लानिंग होती है।
तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड। हमारे कंट्री में आप देखोगे रतन टाटा, अंबानी, ये सारे लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना काम अच्छे से कर रही है, तो दोनों मिल करके जो है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो समझ में आया हमारा कंट्री कौन सा इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है प्राइवेट सेक्टर को, एंड प्लानिंग एग्जिस्ट टू द डायरेक्ट नेशनल प्रायोरिटीज। लाइक आपका क्या हो जाएगा, प्रायोरिटीज में आपका इंडिया, हमारा इंडिया का अगर एग्जांपल ले लेंगे तो डेवलपमेंट सीधा सीधा पूरा नेशन का रहता है, डायरेक्ट नेशन के लिए हमारी पहली प्रायोरिटीज क्या होती है, हम गवर्नमेंट की हो या चाहे बात आपकी क्या बोल सकते हैं यार, ये जितने भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से जो भी अर्न कर रहे हैं, है ना, जैसे रतन टाटा, अंबानी, ये सारे लोग हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मिल करके काम कर रहे हो, हमारी कंट्री को बहुत अच्छी ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको बताना है कि मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या रहता है। नो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। भाई नो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है कि नहीं, इसमें आपको बताना है। फ्री मार्केट ऑपरेशन, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। को एग्जिस्टेंस का मतलब दोनों साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पे तो करेक्ट लिखा है। अगर मैं नहीं भी बताता तो अभी आपको पता था, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बोला था कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। चलिए ये पूरा पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, तो सारी चीजें जो है आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे। इसीलिए जो है ये नोट्स आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी, मैंने तो आपको बताया ही था, हमारे इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी जो है अपनाया। चलिए आगे इसमें रीड करके समझते हैं क्या बातें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पूरा आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयार कराता हूं ताकि आप एग्जाम में रॉक कर सको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंडिया ने जो है ऑप्ट किया क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन फॉर 1948 एंड 1956, और की फीचर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज, है ना, पब्लिक सेक्टर जो है कंट्रोल था। चलिए आगे इसमें अब समझते हैं। इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम थ्रू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन ऑफ 1948 एंड 1956। अब यहाँ पे जो है इंडियन पॉलिसी रिसोल्यूशन के हिसाब से हमारे इंडिया ने जो है ऑप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, और इसके कुछ की फीचर्स है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। पब्लिक सेक्टर की कंट्रोल्स, की इंडस्ट्रीज, डिफेंस, रेलवेज, एनर्जीज एक्सेट्रा। मतलब अगर देखोगे पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ने जो है अपना पूरा कंट्रोल डिफेंस, रेलवे, एनर्जीज में पूरा रख लिया था। मतलब ये जो मेजर इंडस्ट्री में पूरा कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को क्या क्या दे दिया जाए, आप कंज्यूमर गुड्स बनाओ, आप जो है दाल चावल आटा रोटी ये सब चीज की पैकेजिंग करो और यही सब बेचो, है ना, स्मॉल सर्विसेज प्रोवाइड करो और स्मॉल केस इंडस्ट्रीज बनाओ, है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्लान्स एंड मॉनिटर द इकोनॉमी थ्रू 5 ईयर प्लान, और गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर मॉनिटर किया, प्लान बनाया। पहले तो प्लानिंग कमीशन बनाया है, अभी उसको पढ़ने वाले हम लोग 5 ईयर प्लानिंग कमीशन बनाई गई है, और प्लानिंग कमीशन के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा हमारे इकोनॉमी को थ्रू 5 ईयर प्लान अप्लाई करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि जो हमने प्लानिंग की है उसके हिसाब से हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है कि नहीं। चलिए, दिस मॉडल अलाउड इंडिया टू कंबाइन सोशल जस्टिस विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने आपको बोला था जो आपका हमारे कंट्री ने जो है 5 ईयर प्लानिंग की थी उसको हम क्या बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सोशल जस्टिस के साथ साथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं और लोग जो है जाए भाड़ में, ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए भाई, दोनों को देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी 200 साल तक हमारे साथ जो हुआ उसके बाद और हमारे इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा करेगी तो भाई दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको जो समझना है, विच पॉलिसी हेल्प इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपका याद रहना चाहिए आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया था 1956 था, और आपका एक डेट, ये दोनों डेट आपको याद रख लेना है 1948 एंड 1956।
चलिए अब इसमें आगे जो है आपको समझना है, आगे जो है आपको समझना है, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब यहां से जो है आपको सारी बातें जो है बहुत अच्छे से समझनी है। चलिए देखें अब, हाँ चलिए, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया? 15 मार्च 1950 और फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये सारी चीजें पता हो रहनी चाहिए आपको, एमसीक्यू में आ सकता है। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य क्या था ये 5 ईयर प्लान बनाने का। हमने जो है इसको फॉर्मुलेट ही इसलिए किया था ताकि देखिए 5 ईयर प्लान फॉर रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रैपिड का मतलब क्या होता है? बहुत जल्द, और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे थे। हमको क्या करना था? अपने कंट्री का इकोनॉमिक डेवलप करना था, क्योंकि हमारी कंट्री की जो है टूटी फूटी इकोनॉमी उन लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो छोड़ करके गए थे। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये आपको यहां से डेट्स याद रखने हैं, यहां से आपको डेट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे डेट्स जो है आपको इंपॉर्टेंट है। ये सारी डेट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं, मैं आपको सारी चीजें पहले बता देता हूं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना। उसके जस्ट एक साल बाद आपका क्या आ गया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मतलब क्या होता है? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था 5-5 साल में हम। तो पहला जो प्लानिंग कमीशन था, यानी कि प्लानिंग कमीशन में फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी, वो क्या चीज को लेकर की थी? ये फोकस करता था एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इरिगेशन में एंड बेसिक इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी फोकस क्या था? एग्रीकल्चर को अच्छा बनाया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज लाया जाए। इंस्पायर्ड बाय द हॉरेड डोमर मॉडल। ये क्या है? हॉरेड डोमर मॉडल, ये एक पर्सन थे, उनके मॉडल से हम लोग क्या हुए थे? इंस्पायर हुए थे। टारगेट ग्रोथ रेट कितना था? हमारा टारगेट था 2.1 का, और हमने अचीव कितना किया? 3.1, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा टारगेट बहुत ही कम था, लेकिन हमने उससे भी ज्यादा अचीव की। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा सक्सेस हुआ था, सक्सेस हुआ था, सक्सेस हुआ था। तो आपको क्वेश्चन में याद रखना है 1951 से लेकर के 1956 तक आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और ये फोकस करता एग्रीकल्चर और इरिगेशन में और बेसिक इंडस्ट्रीज में करता था। तो प्राइमरी ये था, सेकेंडरी ये था। चलिए अब इसमें आपको याद रखना है, आपको आंसर करना है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? बताइए कौन था फर्स्ट चेयर पर्सन, है ना? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर। चलिए अब आते हैं गोल फॉर 5 ईयर प्लानिंग। गोल का मतलब क्या होता है भाई? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है 5 ईयर प्लानिंग का? द प्लानिंग कमीशन सेट 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी कंट्री के इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव रखे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये 4 बातें जो है आप याद रखेंगे, जो आपका 5 ईयर प्लानिंग यानी कि प्लानिंग कमीशन में टारगेट करता था 4 चीजों को। पहला तो ग्रोथ है, दूसरा तो मॉडर्नाइजेशन है, तीसरा आपका सेल्फ रिलायंस है, और उसके बाद इक्विटी है। ये 4 बातों का ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री ने क्या बनाया था? प्लानिंग कमीशन बनाया था। हमारा पूरा मोटिव क्या था प्लानिंग कमीशन में? ये 4 बातों को जो है बहुत ही अच्छे से ऊंचाई में पहुंचाना है। पहली बात, इंक्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है? देखो जीडीपी आपने सुना होगा, जीडीपी अच्छा करना और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अच्छा करना मतलब प्रोडक्शन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को हमारे कंट्री को बहुत ऊंचाइयों में लेकर के जाना है, जो कि बहुत पिछड़ चुकी थी दूसरे कंट्री से। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, इसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। ग्रोथ में मैंने आपको क्या बताया? हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? हमारे देश में प्रोडक्शन कर सके, इनकम बढ़ा सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाए। और मॉडर्नाइजेशन में मैंने आपको बताया यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, नए टेक्नोलॉजीज से के यूज से क्या कर सके? हमारे कंट्री में जो भी काम है उसको जल्द से जल्द और ज्यादा अच्छे से कम पैसे में हमारे लोगों को प्रोड्यूस करके दे सके। चेंज इन सोशल आउटलुक,
जेंडर इक्वालिटी और आपका क्या है एजुकेशन। और चेंज हम चाहते थे कि सोशल आउटलुक भी बदले, जेंडर इक्वालिटी हो जाए और एजुकेशन भी सबको प्रोवाइड हो। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है रिड्यूस डिपेंडेंसी। हम लोग पूरा डिपेंड हो गए थे किसमें, फॉरेन कंट्रीज में फूड के लिए, क्योंकि हम तो कैश क्रॉप्स उगा रहे थे और धीरे धीरे जो है हम लोग वापस से फूड क्रॉप्स में आए और एनर्जीज, इंडस्ट्रियल गुड, ये सारी चीजें हमने क्या की थी, हम अपने कंट्री में खुद से जो है बनाने लगे। ठीक है, तो हम जो है फूड्स भी मंगाना छोड़ दिए, एनर्जीज भी हम लोग दूसरे कंट्री से मंगाना छोड़ दिए, और दूसरा जो है आपका इंडस्ट्रियल गुड्स जो है हम लोग वहां से मंगाना छोड़ दिए। सारी चीजें हमारे कंट्री में क्या होने लगी थी, सेल्फ डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई थी, रिड्यूस हो गई थी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी। इक्विटी का मतलब क्या हो जाता है, इक्विटी का मतलब होता है रिड्यूस पोवर्टी, इनइक्वालिटी एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हमने क्या किया, हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव था कि गरीबी हटा सके, भेदभाव हटा सके और प्रोवाइड करे सारे लोगों के लिए क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सारे लोगों के लिए प्रोवाइड करे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है 5 ईयर प्लान का नहीं है आपको बताना है। ग्रोथ पता है, पहला तो ग्रोथ होता है, इक्विटी होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, तो ये जो है अर्बनाइजेशन नहीं होगा। अर्बनाइजेशन आपको याद रखना है, सेल्फ रिलायंस इसमें नहीं है, अर्बनाइजेशन कहां से आ गया, तो ये नहीं है पूछा है ना। अब ग्रोथ देके इसी में टिक मत कर देना, नहीं पूछा है तो हम लोग अगर इसमें टिक कर देते तो भाई ये भी तो है, ये क्यों छोड़ दिए, इन लोग भी को इसमें भी तो टिक करना था आपको। चलिए अब देखते हैं 1950 से लेकर के 99 तक जो हमारा एग्रीकल्चर का हालत था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था, वो कैसा था वो समझते हैं। क्योंकि ये चैप्टर का अगर आप देखेंगे, मैं उद्देश्य आपको बता दिया, ये चैप्टर का उद्देश्य क्या था, हम बात करेंगे 1950 से लेकर के 1990 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे रही थी। ठीक है, तो चलिए अभी आपको इसमें ये समझना है, हाँ चलिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट 1950 टू 1990, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब होता है किसी का जमीन यहाँ पे है, फिर 10 किलोमीटर बाद है, फिर यहाँ पे है, अलग अलग जगह पे रहता था, तो बेचारे को जो है प्रॉब्लम होता था खेती किसानी करने में। ठीक है, उसके बाद है लो प्रोडक्टिविटी, एक तो वो अच्छे से उगा नहीं पा रहा था, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज थी, आउटडेटेड टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, उतना अच्छा हमारे कंट्री में जो है टेक्निक्स नहीं था फार्मिंग के लिए। और उसके बाद रेन डिपेंडेंट थे हम लोग, पूरा बरसों रे मेगा पानी गिरेगा तो हम क्या होगा, हम पूरा जो है खेती किसानी अच्छे से करेंगे। तो ये हमारा हालत था। हमने जो है 4 फीचर्स बताए जो हमारी कंट्री की हालत थी इस दौरान पे, जब हम लोगों को क्या मिला, आजादी मिला, तो हमारी हालत ऐसी थी। उसके बाद जो है इसको सही करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाई, देखिए कि एग्रीकल्चरल पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट ने लाया, बोला बिचौलियों को हटाओ। बिचौलियों का मतलब क्या होता है, जो इंटरमीडिएटरीज थे, जैसे कि जमींदार जो है उन लोगों को हटाया गया, जो हाई रेट लिया करते थे, रेंट लिया करते थे, उनको तो सबसे पहले हटाया गया। दूसरा, लैंड ओनरशिप ट्रांसफर टू द डीलर्स, और जो जमींदार थे उन लोगों के पास उनके नाम, मतलब उन लोग के पास ओनरशिप थी, उसे जो है ट्रांसफर कर दी गई। जो फार्मर्स थे, फार्मर्स का मतलब हो गया डीलर्स, उसको जो है ट्रांसफर कर दी गई। उसके बाद लैंड सीलिंग एक्ट आया। अब ये लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब क्या हो जाता है, जिनके पास भी जमीन अगर ज्यादा है तो सबको जो है लिमिट में रखना पड़ेगा। मान के चलो अगर मैं बोलता हूं किसी के पास 100 है तो 50 रखो, बाकी 50 जो है उनको दे दो जिनके पास नहीं है। तो जिसके पास भी एक्सेस लैंड होता था, एक्सेस लैंड साइज होता था, एक्सेस लैंड होल्डिंग होती थी, उसको जो है उनसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था जिनके पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको समझना है 1966 ऑनवर्ड। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है यहां से हमारी एग्रीकल्चर की जो है पूरी बदलाव का मतलब यहां से हमारे एग्रीकल्चर का पिक्चर जो है पूरा चेंज होने लगा। कैसे चेंज होने लगा, देखिए, यूज ऑफ HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी। मैं आपको बताता हूं, जैसे धान आप देखते होंगे तो ऐसे उगता है, तो हम लोग धान ऐसे रहता था, उसको काउंट करते थे तो पहले क्या आता था, 90 आता था। जब HYV सीड्स हम लोग यूज कर रहे थे तो इसमें जो है धान की जो आप अगर उसको काउंट करोगे जितना, तो 108, 110 ऐसे आने लगा।
तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ गई भाई। प्रोडक्टिविटी पहले 90 होता था और अब जो है 108 से लेकर के 110 हो गया। तो ये सब चीज किसके कारण हो रहा था? HYV सीड्स के कारण हो रहा था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। और ये केमिकल फर्टिलाइजर, अब देखिए आप अगर कभी भी HYV सीड्स यूज करेंगे तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर भी लगेगा, खाद लगेगा, और पेस्टिसाइड का मतलब जो है जो आजू बाजू में क्या उग जाता है, घास फूस उग जाता है, उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड, जो कीड़े वीड़े होते हैं उसको मारने के लिए जो है पेस्टिसाइड लगाया गया। इरिगेशन और मैकेनिज्म, ये सारी चीजें जो है की गई। इरिगेशन का मतलब आपको जो है वाटर फैसिलिटीज, और मैकेनिज्म का मतलब हो जाएगा कि जो है सारी चीजें को अच्छे से मॉडर्नाइजेशन के थ्रू एग्रीकल्चर जो है करने लगे। ठीक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में होने लगा। अब 2 फेजेस है ग्रीन रेवोल्यूशन में, आपको समझना रहेगा 2 फेजेस कौन कौन से है। 2 फेजेस में बांटा गया ग्रीन रेवोल्यूशन को। फर्स्ट फेज जो है आपका 1966 से लेकर के 1977, अगर आप देखेंगे तो 11 साल, आपको याद रखना फर्स्ट फेज जो है 11 साल मेनली वीट पे था। मेनली किस पे था? वीट पे था। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में करा गया। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में करा गया। ये 3 जगह पे जो है फेज 1 में काम किया गया और 11 साल तक यहाँ पे जो है HYV सीड्स का यूज करके देखा गया। और उसके बाद जो है सारे जगह पे अप्लाई कर दिया गया फेज 2 पे। फेज 2 जो है आपका 1977 था यहाँ पे, तो 78 आएगा। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 12 साल तक पूरे इंडिया में जो है क्या करने लगे थे हम लोग? HYV सीड्स का यूज करने लगे थे। राइस एंड अदर क्रॉप्स में यूज करने लगे थे ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट। फूड सिक्योरिटी अचीव्ड, हम लोग जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे फूड के लिए, तो हमने सिक्योरिटी अचीव कर लिया। अब हमारा कंट्री जो है सेल्फ रिलायंस है कि हमारे पास जो है अपने खाने के लिए तो भैया फूड है। गेन एक्सपोर्ट बिगेन, अब यहाँ पे ग्रेन एक्सपोर्ट क्या हो गया था? हम लोगों से लोग जो है खरीदने लग गए थे, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे हम जो है अनाज उगाने लगे थे, तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। सेल्फ रिलायंस पहले हम अपने घर देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम एक्सपोर्ट करने लगे, क्योंकि हमारे पास अब आ चुका था। फार्मर इनकम इंक्रीज, फार्मर के जो इनकम्स थे वो भी इंक्रीज हो गए, बट बेनिफिटेड लिमिटेड टू सम रीजन्स। और ये बेनिफिट लेकिन जो है कुछ रीजन्स में ही हुआ। रीजन्स मतलब कुछ ही क्षेत्र में हुए, सब जगह हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पाया। चलिए अब रिस्क की बात करते हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, आज भी आप जानते हैं यार बहुत ज्यादा केमिकल्स के यूज की जा रही है। तो HYV सीड जब आया उस समय में केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज होने लगा। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, हमारा जो ग्राउंड वाटर था, मतलब जो आप बोर खुदवाते नीचे जो पानी है वो भी जो है उसकी भी कमी होती जा रही थी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें होने लगी। इंक्रीज रीजनल इनइक्वालिटीज, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे कंट्री के साथ होने लगी थी। ये रिस्क था हमारे कंट्री के साथ। और कुछ डिबेट होने लगे सब्सिडीज को लेकर के। सब्सिडीज का मतलब क्या होता था? जो गवर्नमेंट छूट देती थी उसको लेकर के, एग्रीकल्चर में जो छूट था उसको लेकर के जो है कुछ डिबेट हुआ। तो कुछ सपोर्टर्स थे जो क्रिटिसाइज करते थे, कुछ सपोर्टर्स थे कुछ क्रिटिसाइज करते थे। चलिए इसे समझते हैं। एसेंशियल फॉर द पुअर फार्मर बूस्ट फूड सिक्योरिटी, अब सपोर्टर्स बोलते थे ये पुअर फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है और जो फूड सिक्योरिटी वो भी बढ़ जाएगा हमारी कंट्री का। और जो क्रिटिसाइज करते थे मिसयूज बाय द रिच फार्मर, जो अमीर फार्मर है उन लोग को भी छूट मिल जाएगा। अगर हम सब्सिडीज देंगे तो भाई जो अमीर फार्मर है उनको भी छूट मिलेगा, नहीं तो उन लोग भी ऑब्जेक्शन उठा देंगे, तो उन लोग मिसयूज करेंगे। लार्ज फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, और बर्डन जब छूट देगी तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है बर्डन आ जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर जो है बर्डन आ जाएगा। तो ये सपोर्टर्स बोलते थे और कुछ जो है उसको क्रिटिसाइज करते थे। चलिए क्रिटिकल अप्रोचेस, क्या अप्रोचेस जो है फिर गवर्नमेंट में लिया वो सारी चीजें समझते हैं। ग्रोथ इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में ग्रोथ आ गया, प्रोडक्शन में ग्रोथ आ गया, प्रोडक्शन में ग्रोथ आ गया। उसके बाद रीजनल इंबैलेंस हो गया, रीजनल इंबैलेंस हो गया। उसके बाद नेग्लेक्ट ऑफ रेनफर्ड एंड ट्रिबल रीजन्स। उसके बाद आपको जो है एमसीक्यू इसका आंसर करना है, आंसर करना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती मैं छोड़ देता हूं। चलिए उसके बाद जो है आपको बी, ए बी सी ये चारों ऑप्शन दिए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट में बताना है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे 1950 से लेकर के 1990 तक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या है समझते हैं।
बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, पावर, ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में थे उन लोग ने क्या, पब्लिक सेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था, पब्लिक सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील, पावर, ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीजें बना रहा था। फोकसेस ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन्स बना रहा था, और मशीन जब बनाएंगे तो प्रोडक्शन, उसको वो मशीन्स को खरीद के बाकी लोग भी उस मशीन का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। प्रमोटेड रीजनल बैलेंस, इम्बैलेंस को जो है प्रमोट कर दिया और बैलेंस बना लिया गया। जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें की गई। बिल्ड किया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ के लिखना है। चलिए अब यहां से आपको जो है इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार जहां पे बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां पे आपको ध्यान से सुनना है, सुनना है, सुनना है। चलिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन में आपको 3 शेड्यूल्स में बांट देने हैं, 3 शेड्यूल्स में बांट देने हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में आपको याद रखना है 17, 12 और बाकी का बचा हुआ जो सेक्टर था वो किसे दे दिया गया था, रिमेनिंग जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था। प्राइवेट सेक्टर और भी कहीं पे है, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। देखिए, 17 इंडस्ट्री रिजर्व्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ने जो है 17 इंडस्ट्री को रिजर्व कर लिया था, यानी कि पब्लिक सेक्टर ने बोला इस सेक्टर में आप काम नहीं कर सकते, ये सारी चीजें काम हम करेंगे। यानी कि आर्म्स, यानी कि जो गन वन है, जितने भी डिफेंस फोर्सेस के काम है वो हम करेंगे, आप कोई नहीं करेगा, इसका बिजनेस आप लोग नहीं कर सकते। एटॉमिक एनर्जी का भी जो है आप काम नहीं कर सकते। ये 17 इंडस्ट्रीज ऐसे थे जो पब्लिक ने बोला, पब्लिक गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसमें जो है बिजनेस नहीं कर सकते। 12 इंडस्ट्री जॉइंट सेक्टर था, मतलब पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों कर सकते थे, फर्टिलाइजर और केमिकल्स का। उसके बाद जो बाकी चीजें बची, चना मुर्रा दाल, ये सारी चीजें जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया, आप जो है इसमें बिजनेस कर सकते हैं। तो 3 आपको याद रखने हैं, 3 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल ए, बी एंड सी, जिसमें 17 जो है पूरा पूरा पब्लिक यानी कि एटॉमिक और साथ में आर्म्स, और बाकी जो 12 थे वो फर्टिलाइजर और केमिकल्स थे। बाकी जो बचे चना मुर्रा दाल, ये सारी चीजें राशन आइटम आपके गवर्नमेंट को दे दिया गया। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के अंडर यानी कि 1956 के अंदर ये शेड्यूल्स बांटे गए। ये शेड्यूल के हिसाब से जो है सेक्टर्स आए और ये शेड्यूल के हिसाब से जो है बिजनेस चलने लगी। चलिए अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जब लाइसेंस राज का मतलब क्या होता है, राज का मतलब क्या होता है, आपको भी मालूम है कि भाई वो क्या कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, ठीक है, वो पूरा पूरा कंट्रोल उन लोग के पास है ना, होशियारी मार रहा है। तो लाइसेंसिंग राज का मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देखिए कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था तो वहां पे इतना आसान नहीं था, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन थे, इजीली जो है लाइसेंस नहीं मिल रहा था। तो एवरी फैक्ट्री रिक्वायर्ड अ लाइसेंस, कोई भी अगर फैक्ट्री ओपन करता था उन लोगों को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, लाइसेंस राज। अगर गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी तो प्रॉब्लम क्या आएगा भाई, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। कंट्रोल्ड एंटायरली एक्सपेंशन एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, और कंट्रोल पूरा पूरा किसका था भाई, पूरा पूरा जो है लाइसेंसिंग राज में कंट्रोल्ड एंट्री, एक्सपेंशन एंड, कौन जो है एंट्री कर सकता है, कौन बिजनेस बढ़ा सकता है, कौन कितनी प्रोडक्शन कर सकता है, ये पूरा जो है लाइसेंस राज में गुंडागर्दी की तरह चल रहा था। जो भी काम करना चाह रहे थे उन्हें जो है लाइसेंस ना मिलने के कारण वो काम नहीं कर पा रहे थे, और कर भी रहे थे तो ये सारी चीजें उनको ध्यान में रखते हुए करना था। एंट्री करने समय उनको लाइसेंस, बढ़ाना है तो लाइसेंस, और प्रोडक्शन करना है तो लाइसेंस। चलिए, लेड टू द करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, और इसी के कारण जो है हमारी कंट्री में करप्शन पैरेलल इकोनॉमी, मैंने जो आपको पढ़ाया है वो होने लगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसएसआई, इसके बारे में भी समझते हैं। लो इन्वेस्टमेंट हाई एम्प्लॉयमेंट, इसमें जो है लो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हाई एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था लोगों को। रिजर्व्ड प्रोडक्ट एंड इजी फाइनेंस, रिजर्व्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ही प्रोडक्ट जो है मैंने आपको बताया था, अब 17% जो है गवर्नमेंट ले गया, गवर्नमेंट जैसे आर्म्स हो गया, एटॉमिक हो गया, 12% जो है जॉइंट सेक्टर में आ गया, पब्लिक और प्राइवेट दोनों करेंगे, जिसमें केमिकल और फर्टिलाइजर था। उसके बाद जो है बचे खुचे जो थे वो एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोग जो है कर सकते थे, वो रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स थे और इजी फाइनेंस हो जाती थी। एंकरेज थ्रू द ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स, एंकरेज किया गया, इनको बढ़ावा दिया गया ट्रेनिंग के साथ साथ इंसेंटिव दे करके। चलिए आगे एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, विच सेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग
बेसिक एंड हैवीली इंडस्ट्री। अब यहाँ पे आपको जो है कौन सा जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है जो सेक्टर आपको बताना है जो बिल्ड कर सकता है हैवी इंडस्ट्री। तो आपका प्राइवेट सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, फॉरेन इकोनॉमी है, फॉरेन कंपनीज है, ये आपको इसमें से चूज करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज में हमारे यहाँ से गुड्स भेजा जाता था उसमें क्या क्या चीजें होती थी, आपको समझना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, हमारा कंट्री ये चाहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा बाहर से जो है क्या ना कर सके, इंपोर्ट ना कर सके। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनानी थी कि हम जो है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपको क्या क्या चीजें लिखनी होंगी, फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स डोमेस्टिकली टू रिड्यूस इंपोर्ट। वो सारी चीजें जो बाहर से मंगाई जाती है हमारे कंट्री में बनाओ, डोमेस्टिकली हमारे कंट्री में बनाया जाएगा, यानी विद इन द इंडिया, यानी विद इन द बाउंड्री टू रिड्यूस इंपोर्ट्स, और हम बाहर देश से कुछ भी सामान जो है नहीं मंगाएंगे। हाई टैरिफ्स एंड हाई कोटास का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये टैरिफ जो है कब लगता है मैं आपको बता देता हूं, जब इंपोर्ट हम करते थे कुछ भी सामान उस समय जो है टैक्स लगता था, उसको बोला जाता है हाई टैरिफ। और इंपोर्ट कोटास का मतलब हो जाएगा वो जो भी टैक्स हम पे करते थे, ये सारी चीजें जो है होती थी इंपोर्ट में। तो ये सारी चीजों को हटाने के लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको याद रखना है फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स। सिर्फ और सिर्फ हम फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ करते थे, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे ऑयल हो गया और डिफेंस आइटम हो गया उसके लिए बचा के रखते थे। और बाकी चीजों के लिए हमने क्या किया था, एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम बाहर से जो है प्रोडक्ट क्या नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे कंट्री में जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स है उसका यूज करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो हमारे कंट्री में जो है प्रोटेक्ट करना था डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। जैसे मैंने आपको बताया था जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हैंडीक्राफ्ट हमारी इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई थी, लेकिन अब हम लोग जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कैसे, अगर बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे इंडिया के लोग जो है कहां से सामान खरीदेंगे, यहाँ का ही सामान खरीदेंगे। क्रिएट सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, और हम अपने देश को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने चाहते थे क्योंकि दूसरे कंट्री का सामान हम यूज नहीं करना चाहते थे। जो भी सारी चीजें हैं हमारी कंट्री में बनाई जाएंगी। बैकडॉर्स का मतलब हो जाएगा लैक ऑफ कंपटीशन की कमी हो गई थी, उसके बाद इनएफिशिएंसी हो गई थी, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो हमारे इंडिया में फिर प्रॉब्लम क्या आने लग गया था, लैक ऑफ कंपटीशन की कमी हो गई। इनएफिशिएंसी का मतलब अच्छे उतने से टाइम टू टाइम हम लोग को प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था। प्रोडक्ट क्वालिटी भी क्या हो गई थी, गिर गई थी। ठीक है, प्रॉफिट कमाने जब पीछे जाते हैं तो क्वालिटी जो है गिर जाता है। चलिए अब आपको यहाँ पे आंसर करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लीड टू एक्सपोर्ट बूम, कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल ब्रांड, सेल्फ रिलायंस एंड बेसिक इंडस्ट्री, और उसके बाद फ्री ट्रेड। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाएगा सेल्फ रिलायंस, हम अपने कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाना चाहते हैं। और बेसिक इंडस्ट्री का मतलब जो बेसिक छोटे मोटे इंडस्ट्री है वो क्या कर सके, ऊपर उठ सके। चलिए अब हम लोग इसमें और नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या क्या ऐसे चीजें हुई जिससे हमारा इंडस्ट्रियल जो है वो डेवलप हो पाया। कुछ अचीवमेंट्स मैं आपको बताता हूं। देखिए अचीवमेंट्स में सबसे पहले आपको ये याद रखना है, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस। अब हमारा कंट्री जब जो है छोड़ के गए थे उन लोग, हमारा कंट्री जो है उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद जो है हमारा कंट्री अलग अलग टाइप के जो है इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो चुके थे और हमारा कंट्री अच्छा काम करने लगा था। सेल्फ सफिशिएंसी इन मैनी प्रोडक्ट, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सेल्फ सफिशिएंसी हो गए थे। दूसरे कंट्री से हम इंपोर्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हम पूरा जो है सेल्फ रिलायंस हो चुके थे, सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और हमारा कंट्री जो है इंडस्ट्रीज बनाने के कारण इंडस्ट्री का जब डेवलपमेंट होने लगा तो लोगों को काम मिलने लगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होने लगी। और रीजनल ग्रोथ का मतलब है जहां जहां कंपनी खुलती जाती थी, जहां जहां इंडस्ट्री खुलती जाती थी, वहां का भी, उस जगह का भी क्या होने लगता था, ग्रोथ होने लगता था।
फेलियर, और कुछ फेलियर्स भी हुए थे, अचीवमेंट के साथ फेलियर भी हुए थे, तो फेलियर मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इन्होंने बोला तो था हम जो है मेजर सेक्टर 17 मेजर सेक्टर्स ले लेते हैं, और उसके बाद जब काम करने की बारी आई तो वो इनएफिशिएंट हो गए, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल वाया लाइसेंसिंग, और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो चुका था लाइसेंस के थ्रू। लैक ऑफ कंपटीशन एंड इनोवेशन, कंपटीशन की कमी और इनोवेशन की कमी हो गई थी, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। नेग्लेक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, और जब हमारे कंट्री में सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रही थी तो हमारे कंट्री में जो है कस्टमर की जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा था, उनके प्रेफरेंस को जो है प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा था। चलिए, उनके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। तो फाइनल एमसीक्यूज आपको जो है बताने होंगे, फाइनल एमसीक्यूज जो है आपको बताने होंगे। देखिए यहाँ पे आपको एमसीक्यूज करना है। पहला क्या है, विच प्लान लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो सेकंड लिखा है। उसके बाद विच रीजन गेन्ड द मोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, कौन सा रीजन, पंजाब। उसके बाद आप लोगों को, अब हम लोगों को स्टार्ट करना है डेवलपमेंट थ्रू 5-ईयर प्लान, डेवलपमेंट थ्रू 5-ईयर प्लान 1951 से लेकर के 1990 तक डिस्कस करेंगे।